नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय थल सेना की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसी के चलते हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, और उसमें जो अपनी टेस्ट सीरीज संख्या है वो 6, यानी कि इससे पहले हमने 5 टेस्ट पेपर सोल्व कर लिए हैं। आज जो है वो कौन सी है? 6ठी। तो आप देखिएगा, पहला जो प्रश्न है आपको पता होना चाहिए। देखो, आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं तैयारी कैसे करनी है। एक प्रश्न आपके दिवस का पूछा जाता है। आर्मी के एग्जाम में जो जीके के 15 प्रश्न आते हैं उसमें से एक प्रश्न दिवस का पूछा जाता है। तो हालांकि उसका एक जो वीडियो है वो आपको आज या कल मिल जाएगा कि सारे दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें अच्छे तरीके से याद कैसे करना है, लेकिन फिर भी नॉर्मल दिवस हमें पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बताओ क्या होगा? 5 जून, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। लोकप्रिय हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है? यानी कि ऐसा कौन से प्लेयर थे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा है जो किसकी वजह से मिल रखा है? दोस्तों, उनका नाम था मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे चलिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, आप जो अपना महाजनपद काल का एक वीडियो था और उसमें मैंने भली भांति बता रखा है कि अपने एक जनपद हुआ करता था महाजनपद काल में, और उस जनपद का नाम था मगध, और इस मगध महाजनपद के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मगध महाजनपद के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। ये जो चाणक्य है दोस्तों, इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिमिलर नाम है अगर आपको मिले, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे, ये कथन किसका है? तो कांग्रेस के एक प्रमुख वरिष्ठ नेता बाल गंगाधर तिलक। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस सन व अधिवेशन में गाया गया? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह वाला जो अपना चैप्टर था उसमें आप जाके देखिएगा, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखी है। हमें पता है कि अपना जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता कौन थे? अपने रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि RNT थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, और राष्ट्रगान सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था, कब था? 1911 में, वहां गाया गया था। यहां से आपको एक बहुत अच्छी चीज और ध्यान रखनी है कि 1911 के इस अधिवेशन में ही अपने जो भारत की राजधानी है वो पहले दोस्तों कलकत्ता हुआ करती थी। भारत की पहले कैपिटल कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से क्या स्थानांतरित कर दी गई? दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, वो भी कौन से? कांग्रेस के अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि का मतलब कानून। तो भारत सरकार का जो पहला कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है? पहला प्रश्न इसमें, क्या महान्यायवादी होता है, क्या न्यायाधीश होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति होता है? तो विधि का मतलब है कानून से संबंधित। तो दोस्तों, जो विधि अधिकारी होता है वो होता है अपना महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। आगे चलिएगा अगला प्रश्न। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, अन ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेजों ने अपने भारत के अंदर जो नियम ला रखे थे वो अच्छे नहीं थे इन इंडिया, भारत के अंदर, वो कौन लिख सकता है? जो कोई एक अच्छा अर्थशास्त्री हो, और अच्छे अर्थशास्त्री कौन थे? अपने दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन के लिए की गई? ऐसा प्रश्न भी आता है आपके।
है ना, गुलाबी क्रांति, सफेद क्रांति। तो आपको ध्यान रखना गुलाबी जो क्रांति है वो झींगा उत्पादन के लिए, और झींगा जो क्या है, एक मछली है, ठीक है। तो झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति की गई थी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। वर्मी कल्चर किस पालन से किया जाता है ना, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो आपको बताना है केचुआ पालन, ठीक है। मधुमक्खी कल्चर, मधुमक्खी जो पालन है उसे एपीकल्चर कहते हैं। तो इनके कुछ वर्ड है, नाम है, वो भी आपको याद करने, वो भी अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था। दोस्तों जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अपने इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है। अगर यही चीज बाहरी विदेशों में देखी जाए तो वहां पे महिलाओं पर पुरुषों की संख्या काउंट होती है, क्योंकि वहां पे पुरुषों की जो महिलाओं की संख्या वो ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। तो यहाँ पे हमने आधार क्या माना कि 100 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, वहां क्या होता है कि कितनी महिलाओं पे पुरुष है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना लिंगानुपात का। और अपना जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है, 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 943। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। गायन संबंधी वेद कौन सा है, तो ये हमने जब ऋग्वेद या वैदिक सभ्यता पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि अपना जो संगीत का जनक वेद है वो कौन सा है, सामवेद। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, और ये शुरू कब हुआ था, तो 1942 को। अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी इसकी जाननी है तो 8 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने घोषणा की थी, और 9 अगस्त के दिन ये जो आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। नीला ग्रह कौन सा है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न, आपने सुना भी होगा कई बार कि अपनी जो पृथ्वी है वो ऊपर यानी कि आकाश से या अंतरिक्ष से जो है वो नीले कलर की दिखाई देती है, ठीक है। क्यों दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है, तो दोस्तों पृथ्वी जो है ना वो सैटेलाइट से नीले कलर की दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे पानी है, ठीक है, और उस पानी की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि 13वें का क्या हो गया, पहला। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। राष्ट्रीय चिन्हों के अंदर हमने पढ़ा था कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, गंगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि गंगा के अंदर एक जीव है डॉल्फिन। कौन सा जीव है, डॉल्फिन। और जो डॉल्फिन मछली गंगा नदी में रहती है उसको क्या बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन। ये अपना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है, ठीक है। तो गंगा का राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, 2008 के अंदर। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब सिंचाई कुओं से है ना, अपने जो स्टेप होल होती है, जो नलकूप होते हैं उनसे, बावड़ियों से, तालाबों में से, नहरों से, टोटल ऑल आउट एंड अपन यूं कह सकते हैं कि यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये अपने जीके के 15 प्रश्न थे। आगे चलिएगा रीजनिंग के। तो देखिएगा आप, रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है, एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें आपको ये भी दे रखा होता है कि एक दीवार पर किसी महिला की या किसी पुरुष की फोटो लग रखी है, उसकी तरफ इशारा कर रही है, या फिर किसी पुरुष की तरफ इशारा कर रही है। तो इसमें थोड़ा क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों को अगर अपन अपने फैमिली पे लेके चले, अपने परिवार में रहकर अपन इमेजिन करें, तो ये प्रश्न जो है वो चुटकियों में सोल्व हो जाता है। तो देखिएगा आप, एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे वो रही औरत, और वो इशारा किसकी तरफ करती है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह जिसके बारे में वो कह रही है, मेरी माँ की माँ, यानी कि औरत की जो माँ है, तो माँ ऊपर वाली पीढ़ी में चल जाएगी, औरत की माँ की माँ, यानी कि माँ की माँ जो है वो क्या हो जाएगी, नानी। यहां तक कर लिया हमने। माँ की माँ का इकलौता पुत्र, यानी कि माँ का जो इकलौता पुत्र है, यानी कि अपनी नानी का जो बेटा है वो अपना क्या होगा, मामा होगा, है। तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, जिसमें ये लिखा होना, मैं आपको बार बार बताता हूं, का जिसके पीछे आ जाए उसके बारे में मैं बताना है कि औरत कौन है। तो सिंपल सी चीज है, ये रही औरत,
ये औरत की मम्मी और मम्मी का भाई, तो इसके बारे में पूछता तो ये क्या हो जाता मामा, लेकिन ये औरत के बारे में पूछा है तो औरत जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी भांजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे चलिएगा, आगे 47, 5, 17, 37, 65, 101। तो आगे की जो सीरीज है वो क्या होगी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये। आप देखिएगा यहाँ पे 5 आ रहे हैं, 5 का मतलब क्या होगा, अपन 2 का स्क्वायर करें और उसमें कितना जोड़ दे 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 16 और 1 17। यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 तो 36 37 हो गए। यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 तो 8 8 64 और 1 65। यहाँ पे अपना 10 का स्क्वायर प्लस 1 तो 100 और 1 101 हो गए। आगे चलिएगा, अब देखो यहाँ सीरीज चल रही है 2 4 6 8 10, तो आगे क्या आएगा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1 तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 में 1 जोड़ेंगे तो 143, तो इसका आंसर हो गया डी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, 120, 99, 80, 63 और 48। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी मुझे साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि 120 जो है वो क्या है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया है फिर माइनस 1, ये जो है वो क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 48 है 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो आगे की सीरीज में क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। 48 में ए आ गया। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर, मैं पूर्व की ओर मुख किए हुए हूं, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं और फिर वामावर्त दिशा में, अब मेरा मुंह किस दिशा में, डायरेक्शन का प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, या अंग्रेजी में बोले तो राइट, और वामावर्त का मतलब होता है बायां, अंग्रेजी में बोले तो लेफ्ट। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, इन डायरेक्शन के जो है ये नाम होते हैं कुछ, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं पूरब की ओर खड़ा हूं, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, पहले चारों डायरेक्शन लिख लेनी है कि इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर अपनी पूर्व और इधर क्या आ गई पश्चिम। तो यहां से अगर कोई आदमी स्टार्ट होता है कि मैं पूर्व की ओर खड़ा हूं, मुंह किया, फिर 90 डिग्री दाएं घूमता हूं, अगर इधर मुंह करके खड़ा है तो दायां किधर होगा दक्षिण दिशा की तरफ, और एक बार घूमना मतलब 90 डिग्री होता है तो ये इधर घूम गया, और फिर वामावर्त, वामावर्त का मतलब बायां, तो बायां मतलब फिर यहां से अगर बायां घूमेगा तो वापस किधर आएगा पूर्व की ओर आ जाएगा। तो अब मेरा मुंह किस दिशा में यही पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूर्व। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, माद और शेर के अंदर जो संबंध है वो अपने को बताना है कि दरबा और आगे का जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसमें से क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अपनी नॉलेज पर डिपेंड करते हैं कि अपने को कितना किन चीजों का ज्ञान है। तो खैर आपको पता होगा, मैं बता देता हूं, जो शेर होता है ना, शेर जिस गुफा के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं माद कहते हैं, यानी कि माद को अपन अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं गुफा। तो शेर जिस गुफा में रहता है वो माद, तो शेर का घर क्या हुआ माद हुआ। उसी प्रकार हमें बताना है कि दरबा जो है वो दिए हुए जानवरों में से किसका घर है, ठीक है। तो ये जो है वो किसका घर है मुर्गा, मुर्गा के जो घर होता है उसको क्या कहते हैं दरबा कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आपको आगे का टेस्ट पेपर मैं सॉल्व करूंगा। जितेंद्र सर ने आपको जीके और रीजनिंग का टेस्ट पेपर सॉल्व करा दिया है, अब अपन मैथ और साइंस के टेस्ट पेपर की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है तो इन टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से करिएगा और पूरी ईमानदारी से इनको दीजिएगा, ठीक है। और आप देखिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। साइंस का पहला क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। तो आप देखिए जड़त्व का नियम क्या होता है। अगर मैं बात करूं जड़त्व के नियम की, तो जड़त्व के नियम की कहानी ये होती है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। ये जड़त्व का नियम होता है, और इसी को आधार पे न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया था, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है
तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो ये पहला नियम जो न्यूटन ने दिया था वो जड़त्व के नियम के आधार पर दिया था, तो इसीलिए जड़त्व के नियम को ही क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले न्यूटन की गति का प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, और जड़त्व का नियम क्या था, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। और न्यूटन ने इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा भी तो वो किस आधार पे होगा, अगर उस पर बाह्य बल लगाया जाए। तो आप आराम से देख सकते हैं प्रथम नियम को गति का क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है, जड़त्व के नियम को। द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, अगर पूछ ले आपसे, तो द्वितीय नियम को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। क्या कहा जाता है दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम। ये भी क्वेश्चन काफी बार आर्मी के अंदर पूछा जाता है और भी डिफेंसिव सेक्टर के सारे एग्जाम्स में आता है। संवेग संरक्षण के नियम को द्वितीय नियम कहा जाता है गति का। तृतीय नियम को क्या कहा जाता है, तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आपसे पूछ ले क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन से नियम को कहा जाता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को कहा जाता है। तो ये मैंने आपको तीनों ऑप्शंस का क्लासिफिकेशन बता दिया है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब के अंदर के तार को क्या कहा जाता है। तो आपसे पूछा है बल्ब के अंदर के तार को क्या कहते हैं। तो देखिए बल्ब के अंदर एक छोटा सा तंतु सा होता है, तार छोटा सा, उसको कहते हैं तंतु, फिलामेंट। क्या कहते हैं उसको, फिलामेंट कहा जाता है, और हिंदी में तंतु कहते हैं। तो बल्ब के अंदर जो छोटा सा तार बना होता है उसको फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। और अगर आप हिंदी में बात करो तो उसको तंतु कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलामेंट या फिर तंतु। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और तंतु किससे बना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बल्ब के अंदर का फिलामेंट किससे बना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका केमिस्ट्री में सिंबल होता है W। ठीक है, तो बल्ब के अंदर का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, जिसका सिंबल होता है W। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है, तो आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो आग जलाने में सहायक होती है, और आग बुझाने में कौन सहायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है आर्मी के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो देखिए इनमें से ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं जनरेटर की। जनरेटर जो अपन शादी में यूज करते हैं, लाइट के लिए यूज करते हैं, और भी इन्वर्टर जो होता है अपने घरों में यूज करते हैं अपन जब लाइट चल जाती है। तो जनरेटर या इन्वर्टर का काम क्या होता है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जब कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको, कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर में आप डीजल डालते हो, तो डीजल डालना ये सब यांत्रिक कार्यों में आता है। किस में आता है, ये यांत्रिक कार्यों में। और बदले में वो आपको क्या देता है, बदले में आपको विद्युत चलाने में काम आता है ना, लाइट देने में काम आता है। तो अगर मैं बात करूं जनरेटर की, तो जनरेटर कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, जनरेटर हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, जनरेटर। तो जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर मैं बात करूं घंटी की, इलेक्ट्रिक घंटी जो होती है, इलेक्ट्रिक घंटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक घंटी आपको विद्युत घंटी जो है सिग्नल्स देती है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो विद्युत घंटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है, और उससे क्या 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 करती है वो, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा से विद्युत घंटी, अच्छा हाँ, विद्युत घंटी नहीं देती, विद्युत घंटी आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करती है कौन सी, आपके विद्युत घंटी। अगर मैं बात करूं आपके पास गिटार की, तो गिटार क्या करता है, गिटार आप क्या करते हो, गिटार को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो, और वो बदले में आपको ध्वनि देती है गिटार, है ना। तो वो भी सेम ही है, आपका गिटार भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लेकिन अगर मैं बात करूं विद्युत मोटर की, तो मोटर क्या करती है, हमारे घरों में जो मोटर है,
मोटर का काम क्या होता है? मोटर में आपने देखा होगा, पहले आप खटका चलाते हो, यानी मोटर का प्लग कनेक्ट करते हो बिजली के अंदर, खटका चलाते हो, फिर वो मोटर अपने पानी चढ़ाने में काम आती है। तो वो मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, कि जो पानी चढ़ाना ये सब गतिज ऊर्जा का रूप है, और गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत मोटर की, तो मोटर का काम क्या है बताओ? मोटर का काम है दोस्तों, मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को, है ना, जो अपन पहले खटका चलाते हैं इसका मतलब विद्युत दे रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये क्योंकि हमारे काम, जो दैनिक जीवन के काम है, वो इसी विद्युत मोटर से होते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका विद्युत मोटर। ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ है, मैंने चारों आपको बता दिए हैं, आप आसानी से इनको समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो आपसे पूछ रहे मनुष्य जो है वो कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो आप क्या बोलोगे? मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से, आप सभी को पता है मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जिसको आप 20,000 भी बोलते हो, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है 20,000। भाई 20 किलो का मतलब क्या हो गया? 20,000 हर्ट्ज हो गया। तो 20 किलो से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है, जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है श्रव्य तरंगे। क्या कहा जाता है इनको? ये श्रव्य तरंगों की आवृत्ति है। पूछ ले आपसे श्रव्य तरंगे क्या होती है? जिनको मनुष्य के कान सुन सकते हैं, ये ध्वनि तरंगों का भाग है। एक अश्रव्य होती है जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको मनुष्य नहीं सुन सकते, उनको कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं। एक होती है पराश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली, उनको भी मनुष्य के कान सहन नहीं कर सकते, उनको चमगादड़ पशु आदि हाथी आदि सुन सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मनुष्य के कान किनको सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, मनुष्य श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्लेन रोग किससे फैलता है? ये प्लेन नहीं है, आपसे पूछ ले, प्लेन रोग नहीं है, ये प्लेग रोग है। क्या है ये? प्लेग रोग है। ठीक है, तो प्लेग रोग किससे फैलता है? तो अगर आपसे पूछ ले प्लेग रोग किससे फैलता है, आप सभी को पता है चूहे के द्वारा फैला गया था प्लेग, है ना। सबसे पहले प्लेग बहुत भयानक बीमारी हुई थी भारत के अंदर। ठीक है, तो प्लेग रोग चूहा के वजह से फैलता है, आप सभी को पता है, संक्रमण देता है चूहा प्लेग रोग के अंदर। पिस्सू जो होता है चूहे का परजीवी, वो कारक होता है प्लेग का। आगे बढ़ते हैं, हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है? देखिए, क्षय रोग, इसको कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग को कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये कुष्ठ रोग या क्षय रोग जो है वो हवा से फैलता है, आप सभी को पता है, स्किन डिजीज है ना। थोड़े फाले फाले से हो जाते हैं, आपके दाग दाग हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और बड़े दर्द करते हैं, उसमें से आपके पीप वगैरह भी निकलती है। तो आपके क्षय रोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे जो है वो फैलने वाले नहीं है हवा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार किसके कारण आते हैं? देखिए, समुद्र में जो लहरें आती है, ज्वार आता है, वो किस कारण आता है? आपने देखा होगा बहुत भयंकर ज्वारें आती है, बहुत हाइट की आती है और बहुत तेज गति से आती है। ये समुद्र में जो ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, वो ज्वारीय ऊर्जा का जो कारक है वो आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ऊपर नीचे होने के कारण ही आपके समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में क्या आता है? ज्वार। क्योंकि पृथ्वी से कम होता है चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का 1/6 होता है चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल। यानी अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना होगा? 10 न्यूटन ही होगा। तो इतना गैप होने के कारण समुद्र के अंदर क्या आता है? ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, जिसको आप ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भार को मापने की इकाई क्या है? देखिए, भार एक प्रकार का बल होता है। भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। जैसे अगर मैं खड़ा हूं अभी, तो मेरे नीचे की तरफ भार बल लगेगा पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो भार को मापने की इकाई क्या होगी? जो बल का मात्रक है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो भार को मापने की इकाई भी क्या हो जाएगी? न्यूटन। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो भार को आप किलोग्राम या पाउंड भी कह सकते हो, है ना। किलोग्राम में भी नाप सकते हैं और पाउंड में भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे हिसाब से आपको पाउंड दिख रहा है, जो द्रव्यमान का मात्रक है वही क्या हो जाएगा? भार का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का संकेत क्या होता है। आप सभी को पता है सोने का संकेत केमिस्ट्री में Au होता है, जिसका मतलब होता है ऑरम। क्या मतलब होता है इसका? ऑरम। देखो केमिस्ट्री में जो भी नाम है उन सब, जो भी सिंबल है उन सबके पीछे कोई विशेष कारण है, ठीक है। सोने का ऑरम कहा जाता है तो इसका Au ले लिया, इसको अंग्रेजी में ऑरम, ग्रीक भाषा में कहते थे सोने को, इसलिए इसका ऑरम ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? मैंने जब आपको आवर्त सारणी वाला परसों वीडियो दिया था जिसके अंदर क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला। और देख लो आप ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज्यादा कौन सा होता है? क्लोरीन। और मैंने ये भी बोला था एक और, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? वो होता है क्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको कहा जाता है लिवर, ठीक है। तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? जिसको पीनियल काय कहते हैं, और पीनियल काय ऑप्शन में नहीं हो तो पीयूष ग्रंथि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीवर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? आप सभी को पता है दमा यानी अस्थमा जब होता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो सांस लेने का संबंध किससे है? श्वसन तंत्र से है, फेफड़ों से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको रिलेट करके करना है आपने को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? इनमें से कौन सी अधातु है जो जल के शुद्धन के लिए काम में ली जाती है? तो बहुत ही फेमस है, तो आप सभी को पता होगा, क्लोरीन का उपयोग गंदे नालों, नदी आदि का जल शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं अपन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी कि क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक तो आपसे पूछ ही सकता है, और आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मैंने आपको प्योरली बताया था जब अपन ने विविध की आधुनिक भौतिकी क्लास पढ़ी थी फिजिक्स के अंदर, तो उसमें मैंने बताया था नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम की क्रिया। किस पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है? जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो वो नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। हाइड्रोजन बम बहुत ही शक्तिशाली बम होता है, अगर चाहे तो एक पूरी की पूरी कंट्री को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइंस के क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अब अपन बढ़ते हैं गणित के पहले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का जोड़ आपसे पूछा है, तो आप ध्यान रखना, इसमें आपसे पूछा है दो संख्याओं का जोड़। तो दो संख्याओं का जोड़ आपके पास है 11, और उनका गुणनफल आपसे दे रखा है 30। दो संख्याओं का जोड़ 11 है और उनका गुणनफल 30 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? तो आप सभी को दिख रहा है बहुत इजी है, तो ऑप्शन से कर सकते हो। पहला ऑप्शन लो, 6 और 5 कितना होता है? 11, और दोनों का गुणनफल करो, 6 पंजे कितना हो गया? 30। पहला ही ऑप्शन मिल गया, और कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। 8 3 24, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, किसी का गुणनफल 30 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले लगेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस टाइप के। तो देखिए, अगर एक हफ्ते में 28 दर्जन केले हैं, कितने में? अगर आपसे बोला है कि एक हफ्ते में कितने केले हैं? 28 दर्जन। तो एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं दोस्तों? एक हफ्ते में दिन होते हैं 7। तो 7 दिनों के अंदर आपसे कितने दर्जन केले लिए हैं? 28 दर्जन। तो अगर मैं बात करूं एक दिन में कितने हो जाएगा, तो एक दिन का हो जाएगा आपके पास 28/7, और जो कितना होता है? 4 दर्जन। तो एक दिन में कितने केले का उपयोग होता है? 4 दर्जन केले का उपयोग होता है। आपसे पूछा है कितने दिनों में? 47 दिनों में पूछा है, तो एक दिन का 4 दर्जन है, तो 47 दिनों का कितना हो जाएगा? 47 दिनों का प्यारे बच्चों हो जाएगा 47 × 4। अगर मैं करूं इसको इंटू, तो आप 7 चौक 28 और एक करके देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 188। आप देख सकते हो डायरेक्ट 7 चौक 28 आएगा। 8 लास्ट में किसके अंदर है? इसी के अंदर है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, एक हफ्ते में 28 दर्जन है तो 7 दिन में 28 दर्जन हो गए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन का निकाल लिया मैंने, 47 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यदि दो संख्याओं में से एक 225 है तथा उनका मैसे यानी महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमश इतना इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, आप सभी को पता हो तो, कि एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या, दो संख्याओं का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 225 दे रखी है। दूसरी संख्या पता नहीं है। अच्छा, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या दे रखा है? 11 और 7700। ठीक है, ओके। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां से, अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो इसको, तो 225 अगर 25 के पाड़े से आप इसको काटते हो तो ये आपके पास चल जाएगा 9 बार। ठीक है, और ये कितनी बार चल जाएगा? 25 दूनी 50 और ये आप 25 दूनी 50, 25 थी 75। ठीक है, तो और ये 2 बच गया आपके पास, तो बच गया 200। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 अट्ठे 200। तो अगर आप इसको करते हो तो 9 3 27 और 3, ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें से गलत है। ये 7700 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा है अगर 7700 होगा तो। ठीक है, तो इसके यहाँ पे 77 रख के देखते हैं अपन, या 770 रख के देखते हैं तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस ऑप के अंदर, 7700 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट पूरा नहीं हो पा रहा इसलिए। तो अगर एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या संख्या आ सकती है, तो क्या आ सकती है अगर अपन सोचे तो इसको 25। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो आप करके देख सकते हैं और यहाँ से दूसरी संख्या का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है √64 माइनस √25 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, √64 कितना होता है? आप सभी को पता है, √64 माइनस √25, तो √64 का मान कितना हो जाएगा? 8। √25 का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपन कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 18225 का वर्गमूल है। देखिए, आपसे बोला है 18225 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने का सीधा तरीका है, सबसे पहले आप इसके फैक्टर करो। इसके क्या करो दोस्तों? फैक्टर करो। तो अगर इसका फैक्टराइजेशन अपन करेंगे तो देखिए क्या होगा। 18225 का मैं सबसे पहले 5 का पाड़ा लेता हूं इसके अंदर करने के लिए, तो 5 3 15 ऐसे ही करते हैं अपन, और ये बचा 3 6 पंजे 30, 5 चौक 20, पचम 25, ऐसे ही करते हैं अपन सीधा फैक्टर करके। फिर से 5 से जा रहा है तो 5 6 30, फिर से आपका कितना बच गया? ये 12 और 4 5 9 45। तो ये आपका हो गया। इसको ऐसे करके 5 से वापस चल जाएगा। कितनी बार जाएगा ध्यान से देखना एक बार। तो 5 एकम 5, 5 6 30 और 5 7 35। ठीक है, और 1 बच गया इधर, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो किससे जाएगा? तो मेरे हिसाब से अब 3 से जाने के चांसेस हैं इसके अंदर। तो 3 से अगर ये जाएगा तो 3 दूनी 6 और ये आपके पास बढ़ गया 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अगर फिर से अगर अपन 3 से करें इसको तो ऐसे ही तरीका है। देखिए, और कोई तरीका नहीं है वर्गमूल निकालने का, सीधा आपके लेवल पे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। इसी प्रकार से फिर से अपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27। फिर से करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, आप जितनी आसानी से चाहो उतना कर सकते हो कैलकुलेशन को। फिर से 3 से करेंगे तो बच गया 3, और फिर से 3 से करेंगे तो 1। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए कितने जोड़े आ रहे हैं। 5 के 1 जोड़ा, ये 3 का 1 जोड़ा, ये 3 का 1 जोड़ा, ये 3 का 1 जोड़ा। तो देखिए, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 2 जोड़ों में से एक निकालना है। तो 5 5 के 2 जोड़े हैं तो मैंने 1 5 निकाल लिया। 3 3 के 1 जोड़ा है उसमें से 1 निकाल लिया। फिर 3 का 1 जोड़ा है उसमें से 1 निकाल लिया। फिर 3 का 1 जोड़ा है उसमें से 1 निकाल लिया। तो 5 3 15, 15 3 45 और 45 3 135। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 135 इज द करेक्ट आंसर।
इसी तरीके से निकालना है, बहुत आसान है। कुछ ट्रिक्स भी होती है इनकी, लेकिन आप उन ट्रिक्स को सीखोगे फंसोगे, इससे अच्छा आप आसानी से निकाल सकते हो। आपके एग्जाम में कैलकुलेशन छोटी आएगी और भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपए में खरीदा और 8% लाभ पर बेच, कितने बताइए कितने में बेचा? 8% लाभ पर। तो देखिए 300 रुपए क्रय मूल्य है और उसको 8% लाभ पे बेचा है, तो 8% कितना हो गया? 8/100, 0 से 0 गया, 8 ये 24, यानी 24 रुपए के लाभ पे बेचा। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, 300 रुपए क्रय मूल्य है और 24 रुपए लाभ है, तो बताओ टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 324 रुपए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5000 रुपए का कितना होगा? देखिए मूलधन आपको कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है 5000 रुपए। अच्छा, दर कितनी दे रखी है? 6%। आपसे टाइम कितना बोला है? 2 ईयर। तो आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा बताओ? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, 0 से 0 गया, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और इंटू 10 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 रुपए। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा आर्मी के अंदर, सेम टू सेम साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो आपको करना है, कैलकुलेशन चेंज हो सकती है, तरीका यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो 1 अनुपात कितना होगा? 1 अनुपात कितना होगा? तो अगर आपसे ये पूछ ले 1 अनुपात कितना होगा, तो 1 अनुपात आपके पास कितना होगा बताइए? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इन सबको जोड़ लो आप। ये 3:5:4:1। अगर मैं जोड़ू इनको तो क्या करेंगे? 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 13 टोटल हो गया। और अपन को कितना दे रखा है? 182। तो 13 अनुपात किसके बराबर है? 182 के बराबर है। तो आप 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, ठीक है, 13 चौक 52। तो ये 14 आंसर आ जाएगा 1 अनुपात का। 1 अनुपात का आंसर क्या है आपका? 14। अगर आपसे ये पूछ लेता बताइए 5 अनुपात किसके बराबर होगा, तो 5 से गुणा कर देते 14 को। 10 अनुपात किसके बराबर होगा? 14 को 5 से गुणा 10 से गुणा कर देते। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सीधा सीधा आंसर। तो एक अगर 3:13 के बराबर है और 5 अनुपात इसके बराबर है, 4 अनुपात इसके बराबर है, 1 अनुपात इसके बराबर है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा का सीधा क्या करना है? जोड़ना है इन सबको जोड़ दोगे और उसको फिर बाद में आप क्या कर देना? डिवाइडेशन कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? अगर आपसे बोला है किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोलूं किसी संख्या का 40% कितना दे रखा है? 20। 40% कितना दे रखा है? 20। 40% कितना दे रखा है? 20। और तो उस संख्या का 25% कितना होगा? तो देखिए 40% कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 20/40 के। तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, 1% किसके बराबर हो गया? 1/2 के। आपको क्या बोला है? 25% किसके बराबर होगा? अगर 1% 1/2 के हैं तो 25% किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 इंटू 25 हो जाएगा, जो कितना होता है बताओ? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। तो देखिए अगर किसी संख्या का 40% 20 है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। और 25% किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 इंटू 25 के, यानी 12.5% के। तो 12.5% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 12.5 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25%, सेम टू सेम रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। x+3 और x+5 का गुणनफल क्या होगा? अरे भैया कुछ नहीं करना, गुणा करना है। x को x से करो x², x को 5 से करो 5x, फिर 3 को x से करो 3x और 3 को 5 से करो 15। तो ये आपका हो जाएगा x² + 8x + 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो x² + 8x + 15 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। गुणा करना था सिर्फ और ज्यादा कुछ करना है नहीं इसके अंदर। आपको बोला है यदि a बराबर 5 हो तथा b बराबर 6 हो। क्या दे रखा है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, a बराबर 5 हो, b बराबर 6 हो।
तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर खोलूं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से गुणा कर दिया तो क्या कट गया आपके पास, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, प्लस वाला है माइनस वाले से कट गया, 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab हो गया। और आपको क्या दे रखा है, a 5 दे रखा है, b 6 दे रखा है, तो 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 पंजे 30 इंटू 4 120 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 120 120। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर एक गोले की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका आयतन क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई का मान होता है 22/7, आर क्यूब का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 7 से 7 गया। अब आपको कैलकुलेशन करनी है तो 7 7 49, 22 चौक 88, 88 इंटू 49 करोगे तो कितना आएगा बताओ? 9 9 8 54, 54 का 4 80 लगा 5, सॉरी 9 8 72, 54 का हो गया। तो इसको अगर कैलकुलेट करें अपन तो 88 इंटू किससे करना है अपन को, 22 चौक 88 और 7 7 49, ये लो। तो इससे कैलकुलेट करना है तो 9 8 72 का 2 80 लगा 7, 9 8 72, 72 और 6 78 और 1 79। आप जल्दी जल्दी कर सकते हो कैलकुलेशन, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 8 चौक 32 का 2 80 लगा 3, 8 चौक 32, 33 34 35, ये लो। तो 2 9 और 2 11 का 1 80 लगा 1, 8 4 12 12 और 1 13 का 3 80 लगा 1, 3 और 1 4। तो 4 3 1 2 आपका यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अगर 4 3 1 2 आपका मल्टीप्लिकेशन है और नीचे आपके पास 3 है तो आप डिवाइडेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 3 का 9, 3 7 21, 1437.34 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया क्या करना है। ए इधर है, बी इधर है। ए कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिनों के अंदर। बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? 30 दिन के अंदर। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम आपके पास हो जाएगा, अगर मैं बात करूं दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, दोनों का मिलके कार्य आएगा। तो ए प्लस बी का काम कितना आ जाएगा बताओ? 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है भाई। 15 और 30 का एलसीएम 30 ही तो होता है। अब बताओ दोनों का मिलके कार्य कितना आ गया? 30 दिन, जो इनका एलसीएम है। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं ए का 1 दिन का कार्य, तो अगर मैं बात करूं ए का 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30/15 यानी 2। बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30/30 यानी 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए का 1 दिन का कार्य 2 है, बी का 1 दिन का कार्य कितना है? 1 है। तो दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो दोनों का ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो गया? 3 काम हो गया, ठीक है। अब इनको टोटल काम कितना करना है? 30 काम। तो 30 काम करने में, एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 30 काम करने में कितने दिन लगाएंगे? 10 दिन लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। सीधा सीधा क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालोगे वो टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। अब ए के 1 दिन का काम कितना है? 2, बी के 1 दिन का काम कितना है? 1, दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया? 3। तो टोटल 30 काम करना है। तो 30 काम 3 अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो टोटल 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 30/3 यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। 10 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त का परिमाप 540 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप सभी को पता है वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। कितना होता है? 2πr। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 540 के बराबर दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां से पाई इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 540, 2 दूनी 4 और 270।
पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। तो आपसे क्या पूछिए वृत्त की त्रिज्या, तो मैंने सीधी सीधी निकाल ली, पाई आर की वैल्यू 270 है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर। कितनी होती है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे यहां से अगर आर की वैल्यू मिल जाए या मैं आर की वैल्यू यहां से पुट कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं आई आर की वैल्यू पुट करूं तो बताओ कितना आएगा, 270 बटा पाई का स्क्वायर। तो ये 270 बटा पाई और फिर से ये 270 बटा पाई, स्क्वायर हो जाएगा ना आर का। तो पाई से पाई गया सीधा सीधा आपके पास। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हो जाएगा आपके पास 270 इंटू 270 बटा पाई, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के पहाड़े से काटोगे तो 11 बार कटेगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, सीधा सीधा कट रहा है आपके पास, ठीक है। अब और कहीं से ये कटेगा नहीं मामला। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको 135 को 270 से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 270 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से, और फिर 11 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो आप कर सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग है, आप करके देख लेना। मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 85.90, ठीक है। फिर भी आप करके देख लेना अगर कोई मिस्टेक हो तो, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। इसको अपन भी करेंगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको। अगर आप करना चाहते हो तो अपन कर भी सकते हैं। जैसे 135 को अगर अपन ने 27 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 की 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2। तो ये आपके पास आ गया 5, 3 और ये 16 और ये 1, तो 3635, 3635 आ गया। 135 को 27 से इंटू किया तो मैंने, तो ये टोटल कितना बच गया, 10 और बच गया पीछे, फिर 7 से और इंटू कर दो तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 की 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 7 छिंग 42 और 2 44 का 4 हासिल लगा 4, 7 की 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और ये 1 0 आगे बच गया। अब 25,000 2,54,350 है, उसको किससे गुणा करना है अपने को, 11 से गुणा करना है, ठीक है। तो आप आसानी से कर लेना, यही आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। अगर किसी संख्या का 3/4 भाग कितना है, अगर किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। तो अगर 3/4 भाग 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20, 20 चौक 80। एक भाग किसके बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर। एक भाग किसके बराबर आ जाएगा, 80 के। तो बताओ 1/2 भाग किसके बराबर आ जाएगा, 40 के। और अगर एक भाग 80 है तो हाफ भाग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपके साइंस और मैथ के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है, वो आपके एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं कि आप प्रैक्टिस करो तो आपके आ सकते हैं, लेकिन इन कैलकुलेशन को आप करोगे तब आपकी एग्जाम में प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मेरे कराने से आपकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी, आप खुद करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये टेस्ट पेपर समझ में आया तो इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।